इसको बताना, इसको एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है। जो भी प्रतिष्ठित प्रसिद्ध साहित्यकार हैं हिंदी के, उनको मैंने सबको पढ़ा और कईयों को कई कई बार पढ़ा। विविध भारती पे आई कि ज़रूरत है जो आकस्मिक उद्घोषक, कैजुअल अनाउंसर्स की आकाशवाणी इलाहाबाद में, तो मैंने भी अप्लाई कर दिया। उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया और पोस्टिंग जो है, मेरी सबसे पहली जो पोस्टिंग थी वो जालंधर के लिए मिली। नरसिम्हा राव जी आए थे तब, शोक श्रद्धांजलि सभा एक रखी गई थी। प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उसके अलावा मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, उनके चीफ सेक्रेटरी थे, और एजुकेशन के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे। बस दरअसल हर जगह, किसी भी जगह ऐसे हादसे जो प्रोफेशनल कह सकते हैं हादसे, वो स्वाभाविक हो जाती है, लेकिन लोगों को शायद ना पता लगती हो, उसका एक दबाव जो है एंकर पर रहता है। 1999 की बात है, अटल जी जब प्रधानमंत्री थे, तो वहाँ उसमें दरअसल उस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बहुत अति उत्साहित थे इस बात को देख कर कि प्रधानमंत्री जी के सामने इतने बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं। बहुत चैलेंजिंग एक स्पॉट होता है वहाँ लाल किले के प्राचीर पर, जहाँ पर प्रधानमंत्री आते हैं तो उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, फिर वो इंस्पेक्शन करते हैं। ये बड़ा एक चैलेंज हो जाता है कि इस तरह की कोई चीज़ हमारे माइक से न चली जाए। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने मन की बात शुरू की, स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हैं ना, तो आपकी एक स्थायित्व रहता है, आपको कॉन्फिडेंस भी रहता है और लोगों को भी आपके ऊपर कॉन्फिडेंस रहता है। बस ये भी ऊपर वाले ने करवाया। नमस्कार, पॉडकास्ट विद आरजे नीति में स्वागत है आप सभी का। और हमारे आज के जो मेहमान हैं, एक ऐसी शख्सियत है कि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि पूरा भारत उन्हें जानता है। क्यों? क्योंकि जब हमारा देश इंडिपेंडेंस डे मना रहा होता है, रिपब्लिक डे मना रहा होता है, तो जो आंखों देखा हाल उस समारोह का आप तक पहुंचता है, वो इन्हीं की आवाज़ में होता है। तो आज इस आवाज़ से आप साक्षात्कार करिए। आइए स्वागत करते हैं जैनेंद्र सिंह जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, और आप सबको भी बहुत बहुत नमन है, नमस्कार है मेरी तरफ से। मुझे बहुत खुशी है कि एक बार आज मौका हमें मिल रहा है कि अपनी जर्नी को ही एक बार पीछे मुड़कर देखना, समझना, अनुभव करना और आपके साथ शेयर करना नीति के माध्यम से। मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ आपकी जर्नी जानने में। तो कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? चलते हैं रुद्रपुर के उस छोटे से गाँव में। आपका बचपन कैसा था और उस बचपन ने कैसे आपको शेप किया उस वो बनने में जो आप आज हैं? मुझे कभी लगा नहीं कि उस दौर से गुजरते हुए कि उन चीज़ों ने ये चीज़ें मेरी जर्नी को शेप कर रही हैं, क्योंकि इतनी समझ नहीं थी। हम बच्चे भी थे, इवन बड़े होने के बाद भी इतनी समझ मुझे नहीं थी। तो रुद्रपुर में जन्म हुआ, अस्पताल में मैं पैदा हुआ था, और हमारा एक गांव है, प्रतापपुर नाम है उसका। तो वहीं खेलते कूदते, और दरअसल मैं बताऊं आपको कि गांव से भी अलग, बिल्कुल खेतों के बीच में हमारा घर था, और आज भी है, नेचर के बीच। बिल्कुल। और आसपास जो वहाँ मजदूर काम करते थे खेतों में और दूसरे तरह के काम, पशुपालन वगैरह का, तो उन लोगों के घर थे। तो मेरा बचपन ज़्यादातर उनके बच्चों के साथ खेलते हुए बीता। मुझे इसका भी अपनी लाइफ पे बहुत अच्छा एक सकारात्मक प्रभाव दिखता है, क्योंकि मेरी पढ़ाई भी इवन प्राइमरी स्कूल गांव का था, जहां 1 किलोमीटर घर से मेरे दूर था खेत से। तो मैं रोज़ जाता था, तो उन्हीं परिवारों के ही बच्चे थे जिनके साथ मैं जाता था। हम लोग खेलते कूदते जाते थे स्कूल में। नीचे 2 कमरे का स्कूल था, छोटा सा। अच्छा। और कोई चेयर और टेबल तो थी नहीं, नीचे टाट बिछाते थे और उस पर बैठ के पढ़ते थे। तब लकड़ी की तख्ती होती थी जिसको रगड़ रगड़ के चमकाते थे, उस पर खड़िया से लाइन खींचते थे और पढ़ते थे। और इवन मुझे एक याद भी है कि चूंकि उस समय अनाज की बहुत कमी थी देश में, तो अमेरिका से कुछ अनाज आता था, उसका दलिया बनता था, दलिया डिस्ट्रीब्यूट होता था। हल्की सी एक मेमोरी उसकी भी है मेरी। और आगे 1971 का जब युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो उस वक्त हम लोग नीचे बैठकर पढ़ते थे बाहर खुले में। तो एक दिन आसमान में बहुत तेज़ एक फाइटर प्लेन आगे आ गया और उसके पीछे 2 फाइटर प्लेन। तो हमें तो ये पता नहीं था कि कौन किसका क्या है ये, लेकिन बाद में समझ में आया कि ये जो पाकिस्तान का था उसको फॉलो कर रहे थे इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर प्लेन्स थे। तो उसकी भी एक इमेज हल्की हल्की धुंधली सी है दिमाग में।
तो वो बहुत अच्छा समय भी था। और मैं जो कह रहा था कि उन बच्चों के साथ अब बड़े होने का जो क्या प्रभाव पड़ता है, कि हम उनके साथ फिर वो हमारे लिए कोई अलग एंटिटी नहीं रह जाते, वो आपका हिस्सा बन हिस्सा जाते बन जाते हैं। और जब समाज में इस तरह की सोच बन सके ना अपने आप स्वाभाविक रूप से, तो आगे चलकर समाज के लिए बहुत एक इसका लाभ मिलता है। सही बात है। उसके बाद आप बनारस आए पढ़ाई के लिए और आपने गलियां खूब अच्छी तरह से छानी है, तो आपके लिए क्या है बनारस? इसको बताना, इसको एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है क्योंकि बनारस के प्रति कोई मेरा आकर्षण वहाँ जाने के पहले ऐसा था नहीं। चूँकि पिताजी चाहते थे कि बनारस में मेरे मामा के एक लड़के थे, वहाँ यूपी कॉलेज में पढ़ाते थे, तो उनके साथ रहकर मैं अपनी इंटर की पढ़ाई पूरी कर लूँगा यूपी कॉलेज से ही। वैसे गए तो थे हम वहाँ पे, क्वींस कॉलेज एक जो राजकीय इंटर कॉलेज हुआ करता था, जो बहुत अच्छे लेवल का था, और मेरा फर्स्ट डिवीजन था हाई स्कूल में, किच्छा से जो किया था मैंने, तो ये था कि उसमें एडमिशन हो जाएगा। लेकिन जब तक मैं पहुँचा वहाँ अपने कागज़ वगैरह इकट्ठे करके किच्छा से, तो वो एडमिशन क्लोज हो चुका था। तो उसके बाद फिर मजबूरी में यूपी कॉलेज में एडमिशन हुआ। तो वहाँ एडमिशन 11वीं क्लास में ले लिया, रहने लगे वहीं पे भैया के यहाँ। एक समहाउ पता नहीं क्या एक जुनून सा, बनारस का जो आकर्षण है ना, वो जीने की चीज़ है। उसको बताना या कहना या लिखना, उसमें सीमा में बांधने की चीज़ नहीं है। वो कोशिश की जाती है, करते हैं लोग, लेकिन वो बस जो अनुभव है बनारस का वो अलग है। और उस अनुभव को पाने में अब होता क्या था कि मैं सुबह साइकिल लेके निकला कहीं, गली मोहल्ले में होते हुए पूरा 3-4 बजे 5 बजे तक घूमता रहा। सिटी बस में बैठ के जहाँ तक बस जाती थी वहाँ तक जाता था। नया था तो मुझे पता नहीं था, तो बस से आसपास घूमता, मतलब बस से उतर के घूमता था आसपास, और फिर वापस उसी बस से आ जाता था, क्योंकि बस के नंबर का मुझे आइडिया नहीं था कि कौन सी बस अच्छा, कहाँ कहाँ जाती जा है। रही है? लेकिन मैंने बनारस के घाट, गुदौलिया, गली गली इतना घूमा, इतना घूमा, और वो सिर्फ वही हिस्सा नहीं बल्कि बनारस के सारे हिस्से, रामनगर से लेके सारनाथ तक, इधर बीएचयू, लंका, सब कुछ छोड़ा नहीं। अगर आज फिर से जाने का मौका मिले तो कौन सी वो जगह है जो नहीं मिस करना चाहेंगे, रिविजिट करना चाहेंगे? मैं उसके बाद भी गया हूँ, और एक जगह मैं बताता हूँ हंसी आती मुझे सोच के भी। यूपी कॉलेज में एक पीछे की तरफ, चूंकि वहाँ पे एक डेयरी भी थी, वहाँ पे घुड़साल भी थी, घोड़े वहाँ पे होते थे, डेयरी भी थी। तो वहाँ की डेयरी के दूध से एक दुकानदार थे वहाँ पे, हलवाई, पेड़े बनाते थे वो। और बहुत सिंपल साधारण सी बेंच रखी हुई एक दो बस, और कुछ नहीं था उनकी दुकान में, लेकिन पेड़े इतने स्वादिष्ट होते थे। तो मैं बहुत साल बाद, अभी पिछले 5-6 साल पहले मैं गया बनारस, तो मैं किसी कार्यक्रम के लिए गया था मैं, तो मैं यूपी कॉलेज गया, मैं वहाँ ढूंढते ढूंढते पहुँचा। मुझे लगा या तो चीज़ें बंद हो गई होंगी, ख़त्म हो गई होंगी, या एक बढ़िया शोरूम टाइप का स्वीट्स जो की हर दुकान, जगह हो हाँ, रहा है। होती है कमर्शियल बनाने के, ब्रांडिंग के चक्कर में। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो वैसे की वैसी ही दुकान थी, अरे वाह! लेकिन और पेड़े भी वैसे के वैसे थे, उसी तरह का अच्छा। स्वाद। लोग वहाँ से पेड़े लेकर विदेशों तक जाते हैं, जो ऐसे बनारस में उस जगह को जानते हैं और उसके स्वाद को जानते हैं। तो वो चीज़ मुझे, जब जाता हूँ बनारस ना, तो मुझे लगता है कि मैं, समय मिले तो मैं एक बार वहाँ ज़रूर जाऊँ हाँ। और वो पेड़े लेकर आऊँ। हाँ, लेकिन बनारस का घाट है, काशी विश्वनाथ का मंदिर है, ये सब बहुत ऐसी जगह है जो मन तो होता है कि आदमी जाए, गलियों में फिर से घूमने का मन होता है उसमें। क्योंकि बनारस बनारस में सिर्फ मंदिरों में या बीएचयू में या ऐसी जगहों पे, घाटों पे ही नहीं है, एक अलग वाइब है गलियों वहाँ में भी की। है, वहाँ की पुरानी पुरानी गलियाँ। उसमें मुझे लगता था पहले, थोड़ी शर्म भी आती थी कि कोई बाहर से विदेशी आते हैं तो उनको क्या लगता होगा, उसी में गाय घूम रही, उसी में कुत्ते भी, बिल्लियाँ भी, गोबर भी, गंदगी भी। इतनी पतली गलियाँ हैं कि उसमें कोई व्हीकल तो आ जा नहीं सकता, तो सकरी गलियाँ हैं। लेकिन फिर भी जो मुझे आनंद मिलता है, मुझे लगता है उनको भी आनंद मिलता था, इसीलिए लोग आते हैं, बार बार आना चाहते हैं वहाँ। वार्मथ है। यस। बनारस के बाद आपका सफ़र रहा इलाहाबाद की तरफ, तो वो क्या मेमोरी है वहाँ की? किस तरह से पढ़ाई वहाँ पे रही और कैसे आकाशवाणी से जुड़े? और ईटिंग जॉइंट कोई वहाँ का जो आपका मनपसंद हो वो भी बताइएगा। इलाहाबाद का बहुत सारे इलाहाबाद में असल में जब इंटर मैंने कंप्लीट कर लिया और मेरे फर्स्ट डिवीजन से मैंने किया था, तो एक हौसला बढ़ जाता है और घर वालों की उम्मीद बढ़ जाती है उससे, और घर वालों के दिमाग में और मेरे दिमाग में भी कुछ तक वो चीज़ें आ रही थी कि सिविल सर्विसेज में जाना है, कंपटीशन देना है, यही सब था बेसिकली।
तो वहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, सेशंस लेट चल रहे थे, बट समहाउ वहाँ एडमिशन हो गया। जहाँ हॉस्टल में पैर टिकाने की जगह मिल गई और आगे चलकर वहाँ पे रेगुलर एडमिशन भी हो गया। तो वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और ग्रेजुएशन के बाद जब मैं अपना एमए कर रहा था, पॉलिटिकल साइंस से मैंने वहाँ से एमए किया था। तो देखो आप, एक चीज़ इलाहाबाद का भी बड़ा अलग तरह का, जैसे बनारस की हम बात करते हैं तो वहाँ धर्म और आध्यात्म का एक अलग स्वरूप दिखता है, उसकी गहराई दिखती है। इलाहाबाद में जब आते हैं तो वहाँ साहित्य और संस्कृति का स्वरूप हमें दिखता है, बहुत उसकी जड़ें गहरी हैं इलाहाबाद में। तो और मुझे पढ़ने का बड़ा शौक था। एक चीज़ और बता दूं मैं इस बीच में कि वो मैं किच्छा से, जब मैं हाई स्कूल कर रहा था, मुझे उपन्यास पढ़ने का, लिटरेचर का एक शुरुआत हुई थी, और मैं किराए पे उपन्यास ले लेके पढ़ा करता था। जासूसी बहुत ज़्यादा, डांट बहुत पड़ती थी। इवन स्कूल में भी मैं कहीं पीछे बैठकर किताबों के बीच में रख कर पढ़ता था। कई बार मेरे चाचा स्कूल में टीचर थे, उनसे शिकायत हो जाती थी। तो ये सब होती रही चीज़ें और चलती भी रही। वैसे ही पढ़ते पढ़ते बोर होने लगा, फिर मैं जासूसी से हट के थोड़ा लिटरेचर के तरफ झुका हुआ, वो पढ़ना शुरू किया आगे चलकर ग्रेजुएशन तक। तो मैंने लगभग ग्रेजुएशन करते करते जो भी प्रतिष्ठित प्रसिद्ध साहित्यकार हैं हिंदी के, उनको मैंने सबको पढ़ा, और कईयों को कई कई बार पढ़ा मैंने। चाहे वो फणीश्वरनाथ रेणु हो, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो, कोई भी, जो भी आप नाम लेना चाहें। श्रीलाल शुक्ल की राग दरबारी ऐसी किताब थी जो हॉस्टल में, मतलब हम लोगों के जीवन का हिस्सा बन गई थी, क्योंकि उसके पात्रों को हमने अपने दोस्तों को समर्पित कर दिया था कि उस उपन्यास का पात्र ये है, ये किए है, ऐसे करके। तो इस तरह से साहित्य के साथ जुड़ा हुआ। महादेवी वर्मा जी वहाँ पे थी इलाहाबाद में, राम कुमार वर्मा जी थे। तो एमए करते हुए रेडियो में जब जाना हुआ, चूंकि रेडियो की बात भी आपने पूछी है जी, मेरी एक गांव से ही थी, मेरी बड़ी बहन मैं थी वो, और हैं, तो वो रेडियो में किसी बहाने, क्योंकि उनकी एक दोस्त जाती थी तो वो पर उनके साथ चली जाती थी। इस तरह से एक कनेक्ट बना हुआ था। उन्होंने एक बार वो युवाणी कार्यक्रम होता है वहाँ पे, और हरी भैया, हरी मालवीय बहुत बढ़िया इंसान हैं, और मुझे खुशी होती कि आज भी संपर्क में हैं। तो वो युवाणी कार्यक्रम देखते थे, तो क्विज प्रोग्राम के लिए गए। क्विज में ज़्यादा मुश्किल है नहीं, आसान होता है, तो इसलिए कोई बहुत तैयारी की भी ज़रूरत नहीं थी। तो गया तो क्विज में बैठे, हो गया। अच्छा। तो हरि भैया ने पूछा कि और कुछ क्या करते हो, कुछ और करना चाहोगे? तो मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं, करेंगे। तो बोले क्या? मैंने कहा कहानी लिख सकता हूँ मैं। तो कहे ठीक है, कहानी लिख के लाओ। तो मैंने कहानी लिखी, माँ उसका शीर्षक था। अच्छा। एक इंसिडेंट हुआ था बचपन में, वो उसको लेकर मैंने लिखा था, तो वो कहानी भी प्रसारित हुई। अच्छा। तो उसका कॉन्ट्रैक्ट भी रखा रहा, बहुत सालों तक रखा रहा, पर अब नहीं है। तो इस तरह से रेडियो में एक शुरुआत सी हुई। पर रेडियो सुनता बहुत था मैं, विविध भारती तो रेगुलर सुनते थे, और हम समाचार, चूँकि कंपटीशन की तैयारी करनी होती थी, तमाम तरह की चीज़ें थी, एक जनरल नॉलेज के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ाव था, तो उन चीज़ों को मैं बहुत नियमित रूप से, सभी सुनते थे, कोई मैं अकेला ऐसा कुछ अलग नहीं करता। वही माध्यम ही हुआ करता था, वही माध्यम होता था। तो अखबार आता था, और रेडियो, समाचार, सामान्य ज्ञान, और उसके बाद एंटरटेनमेंट का हमारे पास जरिया था। बाद में टेलीविज़न आ भी गया था हमारे कॉमन रूम में, लेकिन बच्चे जाते नहीं थे, लड़के सब रेडियो ही सुनते थे अपना, या अपनी पसंद का टेप रिकॉर्डर पे अपनी गज़लें सुन रहे हैं। जगजीत सिंह उसमें बड़े फेमस थे, पंकज उधास और इस तरह के सभी। तो वो बहुत ही इस तरह का समय था। रेडियो चूँकि सुनता था, तो मैं एक बार अनाउंसमेंट विविध भारती पे आई कि एक ज़रूरत है जो आकस्मिक उद्घोषक, कैजुअल अनाउंसर्स की, आकाशवाणी इलाहाबाद में। तो मैंने भी अप्लाई कर दिया, और अप्लाई कर दिया तो फिर भूल गया मैं, क्योंकि कई महीने बीत गए, उसकी कोई खबर नहीं आई। 6-8 महीने, 10 महीने हो गए होंगे। फिर अचानक एक दिन तार आया। अच्छा। टेलीग्राम आया, पूरा वो पैक करके। तो उसमें लिखा था कि इस तारीख को आपका ऑडिशन है, और आप उसके लिए आए। और तो मैं उसकी जो भी तारीख थी उस पर मैं चला गया था। ऑडिशन हुआ। ऑडिशन, चूँकि आप तो जानते ही हो, तो ऑडिशन में हम किसी को देख नहीं पाते, पर्दे के पीछे सब लोग होते हैं, वहाँ से सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है कि अब आप ये पढ़िए, ये पढ़िए, ये पढ़िए। तो पढ़ा गया, मैंने सब पढ़ दिया, और फिर थोड़ी 10-20 सेकंड का सन्नाटा, और उसके बाद फिर बोला गया कि दूसरे पन्ने पर ये जो एक शेर है उसको आप दोबारा पढ़िए। तो मैंने फिर पढ़ दिया। फिर तीसरी बार बोला गया, एक बार और। मैंने फिर पढ़ दिया।
थोड़ी देर का सन्नाटा, फिर उन्होंने कहा ठीक है धन्यवाद आप जा सकते हैं, चले गए। ये चीज़ें बाद में समझ में आई कि वो मैं बार बार गलत पढ़ रहा था। अच्छा नुक्ता। नुक्ता उर्दू के तलफ़ुज़ या उसके नुक्ते से या उसकी शब्दावली से मेरा कोई परिचय नहीं था तब तक, और इस वजह से मैं गलत पढ़ रहा था। और इसलिए वो शायद इस उम्मीद में कि इस बार ठीक पढ़ दे, वो दोबारा पढ़वाया, तिबारा पढ़वाया, नहीं पढ़ सका मैं। तो हुआ यूँ कि मुझे तब ये बाद में जाकर समझ में आई बात कि शायद मैं गलत पढ़ रहा था, इसलिए वो उम्मीद कर रहे थे कि इस बार ठीक पढ़ दूंगा। पर मैंने तीनों बार जो है गलत पढ़ा। हाँ। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे लिस्ट में शामिल किया, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट थी। तो फिर उसके बाद ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले मैं ही था ट्रेनिंग में जाने वालों में, और मैंने बड़ी मेहनत से ट्रेनिंग की। सुबह साइकिल थी मेरे पास, तो सुबह 4 बजे निकल जाता था। अच्छा। सुबह के ट्रांसमिशन में देखने के लिए, फिर कभी शाम के ट्रांसमिशन में तो रात को 12 बजे वापस आता था। तो इस तरह का मैंने लगभग 1 महीने 1.25 महीने ट्रेनिंग की। बाकी सब लोगों ने भी उसके बाद धीरे धीरे किया होगा। फिर हमारा इंडक्शन का जब हुआ तो राम कुमार वर्मा जी आए थे, उन्होंने एड्रेस किया था हम सबको, और इस तरह से फिर हमारा सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन उस 1.25 महीने की ट्रेनिंग है, क्योंकि उसके बाद मुझे लगता है कि शायद इतने लंबे समय तक और इतने ज़्यादा किसी और ने ना की होगी ट्रेनिंग, ऐसा मुझे आभास मिलता है। मेरी ट्रेनिंग का एक फ़ायदा हुआ कि जो प्राइमरी चैनल पे जो अच्छे होते थे उनको प्राइमरी चैनल पे रखा जाता था जी। विविध भारती में चूंकि करने की गुंजाइश कम थी, ओपनिंग क्लोजिंग हाँ। एक स्टेशन आइडेंटिटी देना, एक कार्यक्रम होता था गाने बजाने का, इस तरह से होता था। प्राइमरी चैनल पे चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता था, फिर बनारस भी कनेक्ट होता था उसके साथ, प्रादेशिक समाचार के लिए गोरखपुर और लखनऊ भी कनेक्ट होता था। तो वहाँ पर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, एक जिम्मेदारी का काम था, और वहाँ पे अच्छा एक सक्षम कोई चाहिए था। तो वो मुझे लगा कि ट्रेनिंग जो मैंने की है उसका मुझे बहुत लाभ मिला। लोगों ने बड़े मन से कितना मुश्किल था उस समय। अभी तो सब डिजिटल हो गया, वो एक ही स्पूल पे जब 30 सेकंड का ऐड खत्म हो रहा है और आपको उसमें दूसरे वाले पे 30 सेकंड में ही क्यू करके रखना है, तो ऐसे बिल्कुल लगता था हार्ट फेल हो जाएगा। फिर गाने हम जो डिस्क पे चलाते थे, एलपी रिकॉर्ड्स होते थे, जंप करने लगता था कभी-कभी। कई बार जंप कर जा, तो कई बार वो रखते थे। नहीं, लकीली वहाँ पे विविध भारती वाला ठीक था हमारा। अच्छा। इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। तो इस तरह से फिर सिलसिला शुरू हो गया रेडियो में भी। हाँ सर, आपने देश के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम होते हैं राष्ट्रीय स्तर के, वो सब आपने होस्ट किए हैं। लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि उसकी शुरुआत कब और कैसे हुई, हॉस्टल के दिनों में? बिल्कुल, दरअसल देखो आप नीति, जब उन दिनों में ख़ास तौर पर रेडियो का तो क्रेज़ था ही था, और चूँकि मैं रेडियो में काम करता था, फरमाइशी प्रोग्राम में अपने हॉस्टल वालों के नाम भी बोल देता था। अच्छा खुश हो जाते होंगे सब। वो खुश होते थे, लेकिन दूसरे हॉस्टल वाले बहुत नाराज होते थे। हाँ। ये सिर्फ अपने दोस्तों के नाम बोलता है, हमारे नाम नहीं जाता। हाँ। क्योंकि जीएन झा का नाम जाता ही जाता था। उसकी वजह से चूंकि रेडियो सभी सुनते हैं और स्टूडेंट्स में तो सभी के बीच पॉपुलर था, तो वहाँ उन्होंने यूनिवर्सिटी में भी लोग जानने लगे थे मुझे, मतलब बच्चे। अच्छा। कम से कम जो स्टूडेंट्स होते थे, कई बार कहीं मैं जा रहा होता तो वो मेरे कानों में आवाज़ पड़ती थी कि देखो वो जैनेंद्र सिंह जा रहे हैं। हाँ। जैनेंद्र सर वही रेडियो में जो बोलते हैं। तो इस तरह से एक पहचान बननी शुरू हो गई थी। फिर एक कार्यक्रम हमारे बिल्कुल जीएन झा हॉस्टल के सामने एक हॉस्टल है पीसीबी, तो उसमें एक एनुअल फंक्शन था। वहाँ उपराष्ट्रपति आ रहे थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आप इसको होस्ट कर दीजिए, क्योंकि रेडियो में था मैं, तो उनको लगा कि शायद ये मतलब बेहतर एक विकल्प होंगे। तो वहाँ मैंने वो कार्यक्रम होस्ट किया उनका। वो मेरी लाइफ का पहला कार्यक्रम था इस तरह का। तो वहाँ से फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में कुछ कार्यक्रम, कोई फेयरवेल हो रही है वाइस चांसलर की या कोई इस तरह के छोटे मोटे कार्यक्रम मैंने वहाँ किए। लेकिन फिर उसके बाद रेडियो में मेरी आगे की जर्नी जो है, चूँकि इलाहाबाद छूटने लगा था, तो ये सब चीज़ें वहीं तक हुई और ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाई इलाहाबाद में। फिर रेडियो में मेरी मैंने एक बार तो अप्लाई किया था अनाउंसर के लिए, क्योंकि वहाँ निकली थी पोस्ट अनाउंसर के लिए, रेगुलर पोस्ट थी। अच्छा। तो मुझे लगता था कि हाँ, क्योंकि लोग बहुत पसंद करते थे। और तब तक मैंने अपनी भाषा भी बहुत सुधार ली थी। भाषा मतलब उर्दू के तलफ़ुज़ लोगों ने मुझे गाइड किया, क्योंकि जैसे कई बार मैं फिर की जगह फिर बोलता था, मुझे लगता था तो उर्दू जैसा शब्द है, वो जो सुनते वही बोल देते हैं हम। हाँ। तो वहाँ के लोगों ने, जो सीनियर्स थे रेडियो में, उन्होंने वो सबने बहुत गाइड किया, हर तरह से गाइड किया और बहुत प्रोत्साहित भी किया। तो वो सब करते थे। अनाउंसर की पोस्ट निकली, मैंने अप्लाई किया, उसमें फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। दोबारा फिर ट्रैक्स की ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव की, जिसे ड्यूटी ऑफिसर भी कहते हैं, तो उसकी पोस्ट निकली थी, तो वो मैंने अप्लाई किया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से, और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया।
और पोस्टिंग जो है मेरी सबसे पहली जो पोस्टिंग थी वो जालंधर के लिए मिली। अच्छा। तो ये 88 की बात है और उस समय बहुत ज़्यादा टेररिज्म का माहौल था पंजाब में। तो दरअसल पंजाब में एग्ज़ाम नहीं हो पाए थे। ये भी एक अजीब सी बात है, लेकिन मुझे लगता है मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ ये सब कि पंजाब में एग्ज़ाम नहीं करवा पाए, इसलिए वहाँ सिलेक्शन नहीं हो पाई। इसलिए उत्तर प्रदेश से 3 लोगों को जो सिलेक्ट हुए थे उनको वहाँ भेज दो। आप एग्ज़ाम नहीं करवा पाए लेकिन यहाँ से लोगों को भेज दो। तो ये था, लेकिन फिर मैं जालंधर में मैंने ज्वाइन किया फरवरी में 1988 में मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया था। तो फिर आगे का सिलसिला इस तरह से आगे बहुत सारे गवर्नर्स के लिए आप एंकरिंग करते रहे, सीएम के लिए करते रहे। पहली बार किस प्रधानमंत्री के लिए आपने कब और कहाँ एंकरिंग की? पहली बार एक बहुत दुखद इंसिडेंट हुआ था हरियाणा में, डबवाली में। एक डीएवी पब्लिक स्कूल था, उसमें एनुअल फंक्शन था उनका, और वहाँ फंक्शन के दौरान आग लग गई और जिसमें 400 के करीब लोग जो है वो जल गए। क्योंकि बहुत तब अवेयरनेस भी नहीं थी। आज भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं ऐसी, लेकिन तब तो बिल्कुल भी लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं थी, वो सावधानी नहीं बरतते थे लोग, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। तो मैं उसके नरसिम्हा राव जी आए थे तब, शोक श्रद्धांजलि सभा एक रखी गई थी। वो दृश्य ना याद करता हूँ तो मुझे बहुत अजीब सा एक महसूस होता है, क्योंकि जिस शहर में 400 लोग, आप सोचो, अंदाज़ा लगाओ कि पूरा शहर, जब मैं गया था वहाँ बिल्कुल वीरान था, सन्नाटा था, कोई बात नहीं करता था, जो लोग थे भी। हर घर से कोई ना कोई गया होगा। हर घर से। वो सबसे एक इम्पॉर्टेंट बड़ा स्कूल था और हर परिवार के लगभग काफ़ी बच्चे वहाँ पढ़ते थे, परिवार के लोग भी थे उसमें। तो जिस शहर से इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की इस तरह से दुखद अगर हादसे में मृत्यु हुई हो, तो उस शहर का माहौल बड़ा अजीब सा था। उस माहौल में वहाँ, और श्रद्धांजलि की सभा थी, तो वो कार्यक्रम बिल्कुल ही अलग एक टोन का, मूड का कार्यक्रम था। तो वो मैंने पहली बार किया था जिसमें प्रधानमंत्री आए थे। लेकिन उसके बाद तो खैर बहुत कार्यक्रम चलते रहे। आगे चलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ तो कई प्रोग्राम, जैसे अब ये आपका स्टूडियो है जी, तो एक हरियाणा सरकार की तरफ से एजुसेट एक सैटेलाइट लॉन्च होना था, एजुकेशनल सैटेलाइट का प्रोजेक्ट था, वो लॉन्च होना था हिसार के पास। तो वहाँ तो ऐसे ही एक कमरे में वो फंक्शन, पब्लिक फंक्शन नहीं था। अच्छा। उसमें प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उसके अलावा मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, उनके चीफ सेक्रेटरी थे, और एजुकेशन के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, बस इतने लोग थे। तो वो मुझे एक तरह से स्टूडियो का ही सेटअप था। अच्छा। और उसमें उनसे सामने बातचीत। हाँ, तो उनसे ये उसके लॉन्च के लिए जिस तरह से होती प्रोसीडिंग, तो वही कार्यक्रम जैसी थी, लेकिन एक इंटीमेट माहौल में थी जी। तो इस तरह का भी कार्यक्रम। सर, आपने ऐसे बहुत सारे सैकड़ों कार्यक्रम किए हैं, तो किसी कार्यक्रम से जुड़ी कोई याद, कोई इंटरेस्टिंग घटना अगर याद आती हो आपको? क्योंकि हुई होंगी, आई एम श्योर। होती रहती है। दरअसल हर जगह, किसी भी जगह ऐसे हादसे जो प्रोफेशनल कह सकते हैं हादसे, वो स्वाभाविक हो जाती है, लेकिन लोगों को शायद ना पता लगती हो, कुछ पता लगेगी, कुछ ज़्यादातर नहीं पता लगती है। एज एन एंकर आप चेहरे पर नहीं लाते हैं हाव भाव, पीछे से क्या चल रही है? बिल्कुल नहीं। लोग कहते हैं कि कैसे आप मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि आप पीछे जब आप मुड़ते हो बैक स्टेज की तरह, तो थोड़ा एक्सप्रेशन आपका अलग तरह का होता है और जब आप सामने माइक पब्लिक को फेस कर रहे होते हो तो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। तो कैसे मैनेज, स्विच ओवर कैसे करते हो? कैसे करते हैं फिर, हम भी जानना चाहेंगे। नहीं, एक कोशिश होती है कि कोई भी चीज़ ना परफेक्ट ढंग से जानी चाहिए जी। तो उसके लिए मुझे होता है कि कहीं कोई कमी है तो उस पर थोड़ी नाराज़गी या गुस्सा तो आता है, और उसका एक दबाव जो है एंकर पर रहता है जी, मतलब ज़्यादा दबाव रहता है। तो इस तरह की चीज़ों को मैनेज करने के लिए फिर, मतलब जो मेरा काम नहीं है उसके लिए भी मुझे जाके एक एक चीज़ को इंश्योर करना होता है कि मेमेंटो ऐसा है, दीप जलना तो ऐसे होना है, ये चीज़ वैसे, सारी चीज़ों को खुद आपने अनाउंस कर दिया, पता चला वो रेडी नहीं है और वो आ ही नहीं रहे, या जिनका नाम है वो आए ही नहीं, तो सब कुछ ही फिर आप पे दारोमदार आ जाता है, लास्ट मिनट चेंजेस हो गए। तो ये होती रहती हैं चीज़ें, तो इसलिए मैं लास्ट मिनट एक बार चीज़ों को क्रॉस चेक खुद कर लेता हूँ जी। शायद इसीलिए लोगों को ये लगता है कि अच्छा वो आ गए हैं, अब मैं आ गया हूँ, तो अब वो लोग ऑर्गेनाइजर निश्चिंत हो जाते हैं। अच्छा। और मैं मानता हूँ कि मेरी जो कमाई है असली, वो यही है कि उनको ट्रस्ट मेरे ऊपर इतना है कि उनको लगता है कि वो आ गए तो इसलिए अब ठीक ठाक हो जाएगा।
तो एक कार्यक्रम, सिर्फ मैं नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि बहुत हाई डिग्निटीज़ के प्रोग्राम्स में, वीवीआईपी प्रोग्राम्स में किसी का भी नाम लेना ठीक नहीं, लेकिन एक हुआ था ऐसा, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था, तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, बहुत बड़ी भीड़ थी उसमें, लोग इकट्ठे आए हुए थे। तो उसमें दरअसल उस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बहुत अति उत्साहित थे इस बात को देख कर कि प्रधानमंत्री जी के सामने इतने बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं। तो मुख्यमंत्री जी की एक उनका संबोधन होना था, उसके बाद कुछ लॉन्चेस थे, 30-35 हज़ार करोड़ के प्रधानमंत्री जी को लॉन्च करना था, उद्घाटन करना था, इस तरह की चीज़ें थी, शिलान्यास वगैरह। उसके बाद प्रधानमंत्री जी को मैं बुलाता संबोधन के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी इतने उत्साहित थे कि उन्होंने अपना भाषण खत्म करते ही बोला कि अब मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि वो आकर हमें आशीर्वाद दें। और बोल के वो घूमे, तो प्रधानमंत्री जी तब तक बैठे ही थे, तो उनको लगा कि शायद वो सुन नहीं पाए हैं, तो दोबारा उन्होंने बोला। तब तक मैं भी आगे बढ़ा। अब प्रधानमंत्री जी, मतलब हमारी एक आई कांटेक्ट हुआ प्रधानमंत्री जी के साथ कि मतलब वो कैसे ही क्या हो रहा है। तो जस्ट मैंने एक इशारा किया, जैसे कि एश्योर किया कि मैं देखता हूँ, और मैं सीएम साहब के पास पहुंचा, तब तक उन्होंने तीसरी बार भी बोल दिया था। और प्रधानमंत्री जी, मतलब ऑकवर्ड लगता है तो वो खड़े भी हो गए। तो लेकिन मैंने तुरंत उनको थोड़ा सा धीरे से किनारे हटा के मैंने तुरंत वहाँ पे बोला माइक्रोफोन पे कि इससे पहले कि प्रधानमंत्री जी का संबोधन हो, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अभी ये जो भी लॉन्चेस या जो भी उद्घाटन होना था, हाँ, तो जाके सबकी सांस में सांस आई। बाद में सब कह रहे नौकरी बच गई हमारे, क्योंकि मिनट टू मिनट हर चीज फिक्स है, तो उसमें क्या होता है कि प्रधानमंत्री जी के स्पीच के बाद फिर कुछ और हो नहीं सकता। तो जो एक बहुत बड़ा एक गिफ्ट आज स्टेट को मिलना है, लोगों को मिलना है, 30-35 हज़ार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसकी तो वैल्यू, उसकी वर्थ खत्म हो जाती है, उस हिसाब से इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है उसकी जी। तो ऐसी चीज़ें उस लेवल पे भी कभी कभी हो जाती हैं, पर वैसे बहुत परफेक्ट चीज़ें वहाँ मैनेज की जाती हैं, और एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग होती है। कोई लास्ट मिनट चेंज का वहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। एक बार एक कार्यक्रम में ऐसे किसी स्टेट में एक मंत्री जी वहाँ के थे जो पीछे पड़ गए कि मुझे भी बोलना है। तो मैंने कहा आप बोल लीजिए उनके आने के पहले। बोले नहीं, हम तो प्रधानमंत्री जी के सामने बोलेंगे। अच्छा। तो मैंने कहा वो तो नहीं हो सकता क्योंकि मिनट टू मिनट में नहीं आया है। कहते क्यों नहीं बोल रहे? हो सकता है, हम सब ने मिलकर बनाया प्रधानमंत्री जी उनको, मोदी जी को, तो इसलिए हमें बोलना है। तो मैंने कहा देखिए मेरे हाथ में तो है नहीं, आप मैनेज कर सकते हैं तो आप भाई बात कर लीजिए, जहाँ से मिलते हो, परमिशन मिलती हो। तो इस तरह की चीज़ें लोगों को लगता है कि हो सकता है, पर वहाँ इस सब भी अलाउड नहीं है, कुछ भी अलाउड नहीं। जितनी चेयर लगनी है उतनी लगनी है, जिन लोगों को बोलना है उतना ही बोलना है, जितना टाइम दिया है उतना ही करना है, उतने में बोलना है। तो ये सब चीज़ें वहाँ बहुत मेटिकुलसली डिज़ाइन की जाती हैं, उसका एग्जीक्यूशन बहुत परफेक्शन से होता है। परफेक्ट, मतलब गलती की कोई गुंजाइश नहीं, बहुत रेयरली कभी होता है। एक बार ऐसे और एक कार्यक्रम था, वहाँ भी प्रधानमंत्री जी थे, मुख्यमंत्री जी थे स्टेट के, तो वहाँ उसमें मिनट टू मिनट में मुख्यमंत्री जी का नाम नहीं था स्पीच में। तो मैंने उनको बोला कि मैंने कहा ये कैसे संभव है कि मुख्यमंत्री जी स्टेज पर हैं, स्टेट के हैं, उनके स्टेट में प्रोग्राम हो रहा है और उनका नाम नहीं है स्पीच में। बोले नहीं अप्रूव्ड हो गया है और एक और उसके बाद कार्यक्रम होना है, तो मुख्यमंत्री जी का वहाँ भाषण रखा है, तो हो सकता है इसलिए यहाँ ना रखा हो, तो आप जो है कर दीजिए। अब मैंने कहा कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है जो, तो वो मैंने एक श्रीलंका के मिनिस्टर आए थे उनको बुलवाया। उसके बाद फिर सीधे प्राइम मिनिस्टर को मैंने रिक्वेस्ट किया, प्रधानमंत्री जी को, तो उन्होंने एकदम से मुझे रोका, नहीं सुनिए पहले मुख्यमंत्री जी को बुलवाइए। अच्छा, तो साहब ने बोला। हाँ, तो मुख्यमंत्री जी बोले, मतलब उन्होंने कहा नहीं आप प्रधानमंत्री जी को बुलाइए। तो उन्होंने कहा मैं कह रहा हूँ ना आप इनको बुलाइए पहले। तो जब उन्होंने कह दिया फिर ये तो... एक स्वाभाविक फ्लो होता है जी प्रोग्राम का इस तरह का। तो फिर उन्होंने बोला, भले 2-3 मिनट ही बोला, क्योंकि वो मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो बहुत ही अनुशासित, संयमित और बहुत ही धीर गंभीर व्यक्ति हैं। और तो उन्होंने बस एक उनका आदेश था तो इसलिए उन्होंने बोला, लेकिन वो ज़रूरी था उतना, क्योंकि हर प्रोग्राम अपने आप में एक अलग एंटिटी है। तो उस प्रोग्राम में जब मुख्यमंत्री भी बैठे हैं तो वो कार्य उनको होना चाहिए था। इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें, मतलब। अच्छा, राजपथ से बहुत सालों से हम आपकी आवाज़ सुनते आ रहे हैं, रिपब्लिक डे का आंखों देखा हाल, तो उसका कोई, उससे जुड़ा कोई वाकया हो, कोई इंटरेस्टिंग सा, तो वो भी हमें बताइए। बिल्कुल, उससे जुड़े बहुत सारे ऐसे हैं हमारे पास यादें, पर एक चीज़ मैं बताऊंगा क्योंकि बात बहुत लंबी हो जाएगी जी। वो तब तो राजपथ ही था, अब कर्तव्य पथ है, और उन दिनों मुख्य जो कार्यक्रम रिपब्लिक डे का, गणतंत्र दिवस का शुरू होता था, राष्ट्रपति जी मुख्य रूप से वहाँ उनकी उपस्थिति होती है। तो उनके आने के पहले प्रधानमंत्री आकर
शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जैसे आजकल राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रधानमंत्री जी आते हैं, तब अमर जवान ज्योति होती थी वहाँ इंडिया गेट पर, तो वहाँ प्रधानमंत्री आते थे और वहाँ उसके पास मेरा स्पॉट होता था। मोस्टली मैं वहीं से करता रहा हूँ। ये वाला मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि एक तो एक्सक्लूसिव होता है, मतलब इसमें ये नहीं होता कि 2 लोग हैं 3 लोग हैं करने वाले, सिर्फ एक आदमी है यानी मैं हूँ, और 17, 18, 20 मिनट का जो भी स्पेल है वो आप ही को करना है सारा। तो बहुत बड़ी एक चुनौती होती है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मूड जो है और टोन जो है वो मैं मेंटेन कर पाता हूँ, क्योंकि अगर 2 लोग 3 लोग होते हैं तो अलग अलग ढंग से उसको रखेंगे, तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ थॉट या इमोशन या उसका जो एक डिग्निटी है उसकी, वो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ज़्यादा मैं अपने हिसाब से मेंटेन कर पाता हूँ। तो अब चूंकि जनवरी का महीना होता है, तो उस साल चूंकि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और 10 साल ये सिलसिला चला, लेकिन उस साल खासतौर पर बहुत बहुत ठंड पड़ रही थी, बहुत घना कोहरा था राजपथ पर और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इवन मेरे बूथ से इंडिया गेट भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। जो सामने से गाड़ियां, क्योंकि प्रधानमंत्री के पहले रक्षा मंत्री, उसके पहले रक्षा राज्य मंत्री, उसके पहले तीनों चीफ ये लोग आते हैं वहां पर, सिर्फ उनकी गाड़ियों के कलर से, बाकी भी नहीं, सिर्फ काले रंग की जो गाड़ी आती थी उससे पता लगता था कि ये किसकी गाड़ी होगी, उतना मुझे सिर्फ पता लगता था और कुछ दिखता नहीं था। प्रधानमंत्री जी जब आए तो गाड़ी का तो मुझे पता चल गया कि वो आ गए हैं। वहाँ से जहाँ से रीथ लेइंग के लिए वो आगे बढ़ते हैं, वो मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे थे। हल्के सी उनकी आसमानी रंग की जो पगड़ी थी, बहुत हल्के सी, वो आसमानी रंग हल्का सा मुझे दिख रहा था, तो उससे मैं इस बात का अंदाजा लगा पा रहा था कि वो अब यहाँ हैं, यहाँ से मूव कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। और आप आंखों देखा हाल बता रहे हैं, जबकि आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है। कुछ नहीं दिख रहा मुझे। तो वो चीज ये ईश्वर की कृपा है कि उसमें होता क्या है, रिस्क सबसे बड़ा ये है कि प्रधानमंत्री खुद सुन रहे हैं, हाँ। वहाँ स्पॉट पर सब लोग सुन रहे हैं, हाँ। क्योंकि वो जो मैं करता हूँ अभी भी, वो पूरे राजपथ या कर्तव्य पथ पर अब पूरे दूर तक जहां तक लोग बैठे हैं सभी को वो सभी सुन रहे होते हैं, और वो रेडियो पर भी जा रहा होता है सारे चैनल्स में। तो जब खुद सुन रहे हो और अगर मैं कुछ आगे पीछे का मेरा अगर हो जाए तो फिर वो तुरंत पकड़ में आती है चीजें। पर ईश्वर की इतनी कृपा है कि ठीक हो गया। बहुत बहुत स्मूथ हुआ, बहुत अच्छे से हुआ। बाद में लोगों ने कहा कैसे मैनेज किया, मैंने कहा बस ऊपर वाले ने मैनेज किया। ऐसे ही एक और इंसिडेंट है आनंदपुर साहिब में, वो 300 साल हुए थे, होने थे, मतलब 13 अप्रैल को 1999 की बात है। अच्छा। अटल जी जब प्रधानमंत्री थे, तो वहाँ मुझे एक केबिन में बिठाया गया था जहाँ ग्लास लगी हुई थी और मैं देख सकता था बाहर उनका पूरा कॉन्वॉय जब जाता, जो भी एक्शन होता। जब हम फाइनल डे रिहर्सल उसके लिए गए कमेंट्री के लिए, तो सिक्योरिटी ने वो ग्लास जो है वो कवर कर दिया। उन्होंने कहा नहीं है, सिक्योरिटी रीजन से हमारा जो ब्लू बुक है, हमारा जो प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से ये विजिबल नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने उसको पूरा कवर कर दिया ग्लास को, जहाँ से मैं देख सकता था, और उन्होंने उसमें एक छोटा सा भी छेद भी नहीं करने दिया कि मैं कम से कम थोड़ा सा तो देख के बोल सकूं। हाँ। उन्होंने कहा नहीं अलाउड ही नहीं है। तो अब वो बिल्कुल बंद, तो बंद कमरे से हमने पूरी कमेंट्री की उसकी, बिना कुछ देखे, आंखों देखा हाल पहुंचाया। लेकिन ये कि चूंकि रिहर्सल वगैरह और सारी चीजें प्रिपेयर्ड थी और वहाँ उसी हिसाब से चीजें होती हैं, एग्जीक्यूशन बहुत परफेक्ट होता है, तो गुंजाइश कम होती है कि आगे पीछे कुछ हो जाए, इसलिए चीजें मैनेज हो गई। तो इस तरह के चैलेंजेस हो जाते हैं कभी। अच्छा, लाल किले की प्राचीर से जब ध्वजारोहण होता है तब भी आपका आंखों देखा हाल हम तक पहुंचता है, तो वहां से जुड़ा कोई वाकया? कई बार होता है एकदम से बारिश हो गई और क्या कुछ हो गया, मौसम ही ऐसा होता है उस समय, अगस्त के महीने में। हाँ। दरअसल एक चीज बताऊं कि मुझे, मैं कभी हिसाब किताब में मैंने रखा नहीं, ना पढ़ा हूं कभी। 1999 से मेरी शुरुआत हुई थी गणतंत्र दिवस की और इसकी स्वतंत्रता दिवस की कमेंट्री की ही शुरुआत दरअसल आप कह सकते हो। तो और तब से मैं लगातार मैंने कमेंट्री की है। मुझे भी याद नहीं और ऐसा हुआ भी नहीं कि कभी कोई 1 साल का गैप आया हो, क्योंकि मैं जहाँ भी रहा देश में, मेरी पोस्टिंग रही, मेरा ऑफिस मुझे बुलाता रहा, दिल्ली ऑफिस, और मैंने हर साल गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस की कमेंट्री की है।
तो वो एक बार चूंकि बहुत चैलेंजिंग एक स्पॉट होता है वहाँ लाल किले के प्राचीर पर, जहाँ पर प्रधानमंत्री आते हैं तो उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, फिर वो इंस्पेक्शन करते हैं। 4 टुकड़ियाँ होती हैं, जो 3 तो हमारे सेना के 3 अलग अलग टुकड़ियाँ होती हैं, दिल्ली पुलिस की होती है। उसके बाद फिर उनका इंस्पेक्शन करने के बाद फिर वो वापस अंदर आते हैं प्राचीर पर। तो वो स्पॉट जो उसे लाहौरी गेट कहते हैं जी। जहाँ से ये सब होता है, तो उस गेट के ऊपर एक जगह है जहाँ पर मैं होता हूँ। अच्छा। वहाँ पे 2 तरह की चैलेंजेस हैं। हाँ। क्योंकि वहाँ पे सारा जो विजुअल मीडिया है, चाहे फोटोग्राफर्स हो वीडियोग्राफर्स हो, भीड़ होती है बहुत ज़्यादा, वो बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। अब मेरे साथ 2 लोग होते हैं जो मुझे कवर करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी धक्का मुक्की और उससे ज़्यादा बड़ा खतरा होता है कि जो आपस में वो उस समय एक्साइटमेंट में या कुछ बात कर रहे हैं, कभी कोई ओए इधर हो जा, हाँ, कैमरा कवर कर रहा है, कुछ 1-2 बार गाली गुली भी उसी में निकाल दी होती। अब ये बड़ा एक चैलेंज हो जाता है। हाँ। कि इस तरह की कोई चीज़ हमारे माइक से न चली जाए। हाँ। तो वो मैनेज करना एक बड़ी चुनौती होती है, जो हर साल होती है, सबको साइड करके बस। हाँ। और जो मेन चीज़ एक जो आप जिक्र कर रहे थे ना मौसम का जी, चूंकि अगस्त का महीना होता है, बहुत कभी एकदम से धूप, बहुत उमस, और फिर कभी अचानक बारिश। तो हम चूंकि शीट तैयार करते हैं, उसमें जो डिटेल्स होती हैं कि भाई इस टुकड़ी का नेतृत्व ये कर रहे हैं, इसका पूरे जो गार्ड ऑफ ऑनर की जो टुकड़ियां हैं उनका नेतृत्व ये कर रहे हैं, तो वो सारे नाम वाम उसमें लिखे होते हैं, बाकी प्रोसीडिंग पता होती है जी। अब हम खड़े हैं उस पे प्राचीर पे, दिल्ली अपना लाहौरी गेट के ऊपर, और अचानक बारिश, बहुत तेज़ बारिश शुरू हुई। अब वो शीट जो थी वो बिल्कुल, पहले मैंने सोचा बचाने की कोशिश तो की, लेकिन मैं खुद भीग गया पूरी तरह से। हाँ। तो अब उसको कैसे बचाता, फिर वो बिल्कुल आप समझ सकते हो कि कागज़ की एक जो पूरा पन्ना है वो लुगदी सी हो गई। हाँ। सारा गल गल के वो नीचे गिर गया। फिर कैसे किया? और बस ये भी ऊपर वाला नहीं करवा क्योंकि अच्छा। थोड़ा सा चीज़ों को फिर मैनेज किया किसी तरह से। नाम सारे शायद ना बोल पाया होंगे, लेकिन जो नाम याद थे उतने मैंने बोलिए। एक और बड़ी अच्छी कृपा रही ऊपर वाले की आपके ऊपर, मन की बात प्रोग्राम और पोस्ट बॉक्स 111 आपने उस पर काफ़ी काम किया है, तो वो भी एक्सपीरियंस बताइए। वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक लर्निंग प्रोसेस रहा है मन की बात। और मेरी, देखो आप वैसे किसी के लिए भी ये स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप उससे किसी वजह से कनेक्टेड नहीं है तो आप रेगुलर नहीं सुनेंगे या उसको इतने ध्यान से नहीं सुनेंगे। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने मन की बात शुरू की, 3 अक्टूबर विजयादशमी के दिन पहला एपिसोड उनका गया था, तो जब ये डिसाइड हुआ तो सबको नेचुरली बड़े एक्साइटमेंट थी और बड़े हम सब रोमांचित थे इस बात के लिए कि रेडियो से प्रधानमंत्री जी का ये ब्रॉडकास्ट होगा। सबको ये, बहुत सारे लोगों को पब्लिक में ये कि पता नहीं कितने दिन चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसकी शुरुआत हुई और पहला एपिसोड उन्होंने किया। शुरू के 2-3 एपिसोड में उन्होंने बहुत जेनरिक बातें की देश के लिए जो वैसे इंपॉर्टेंट थी। फिर धीरे धीरे उन्होंने उसको एक शेप देना शुरू किया, डिज़ाइन करना शुरू किया उसको, मन की बात को। और अगर जो कोई रिसर्च करने वाला हो तो पहले एपिसोड से अगर वो देखे और आगे तक के एपिसोड्स को एनालाइज करे, वो उसको पता लगेगा कि ये एक जर्नी जो है प्रधानमंत्री जी ने कैसे इसको विजुलाइज किया, कैसे कंसीव किया, कैसे इसमें चेंजेस वो लेकर आते रहे समय समय पर, और उसका फॉर्मेट कैसे उन्होंने बदलते गए। और इतने एपिसोड हो चुके हैं उसके, किसी भी एपिसोड में कभी भी ऐसी कोई बात नहीं उन्होंने की जो कहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाली हो या पॉलिटिकल कहीं टच हो उसमें। उन्होंने राष्ट्र के निर्माण में, समाज के निर्माण में, व्यक्ति के निर्माण में जो चीज़ें बहुत अहम रोल प्ले करती है उन चीज़ों को उसमें शामिल किया। और जो लोग देश में छोटे छोटे जगहों पर जो काम कर रहे हैं पर उनका काम बहुत महत्वपूर्ण है, उन चीज़ों को उन्होंने हाईलाइट किया। और जिस दिन वो बोल देते हैं मन की बात में, उसके बाद वो पूरी दुनिया उसको ग्रैब करती है, उस पर बात करती है, उसके बारे में चर्चा होती है, लोग उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं, मीडिया, सोशल मीडिया, हर कोई पहुंचता है। ये सफाई अभियान कितने जोर शोर से चला, योग पे लोगों ने ध्यान दिया, तो बहुत सारी चीजें, और कुछ चीज़ों को उन्होंने हमेशा बार बार उसको याद दिलाया है लोगों को, लिसनर्स को, इस कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों को। हर साल जैसे खादी को लेकर बात करेंगे, स्वच्छता को लेकर जैसे बात करेंगे, ये सारी चीज़ें, पानी बचाने को लेकर बात करेंगे, ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो मन की बात जब शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि इस मन की बात में जो मुख्य बातें वो रखते हैं उन पर अलग अलग बाकी जो संडेज हैं उन पर 1-1 घंटे का टॉक शो हो। तो वो जिम्मेदारी मुझे दी गई शुरू से ही, और फिर मैंने उस पर, उन विषयों पर हर संडे को 1-1 घंटे का टॉक शो, उसमें गाने भी रखते थे क्योंकि 1 घंटे सिर्फ बातचीत नहीं हो सकती, तो वो मैंने शुरू किया। उसकी वजह से
एक तो ये है कि मन की बात को मैं बहुत क्लोजली मॉनिटर करता रहा। मैं टीम का हिस्सा था तो इसलिए मैं सुनता भी था, उसके शुरू से लेकर आखिर तक के सारे स्टेप्स के साथ जुड़ा हुआ था। फिर उस पर ये सोचना कि किस विषय को लेकर इस बार बात करना, फिर उसके लिए आपको रिसोर्स पर्सन को ढूंढना, उसमें देश के चाहे ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र के हों, चाहे सोशल एक्टिविटीज़ से जुड़े लोग हों या किसी भी फील्ड के लोग हों, जो भी टॉप लेवल जो भी ऐसे लोग हैं उन सब ने उस कार्यक्रम में शिरकत की है और इस बहाने उनको बुलाने का मौका मिला, उनसे बातचीत का मौका मिला और उन विषयों को लेकर उनकी प्रतिक्रिया या उनके बारे में जानने का। तो इस प्रोसेस में बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें हैं। लोग बहुत बार कहते हैं कि अरे आपके पास इतनी सारी जानकारियाँ कहाँ से होती हैं या कैसे आप इतने सारी चीज़ों को समझते जानते हो, आप बताते हैं। आप मुझे लगता है मन की बात का उसमें बहुत बड़ा रोल है और अच्छा। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उस पर अब मैं एक प्रोग्राम बनाने में ही कम से कम 2 दिन तो लगाते ही था। उसके पहले उसका रिसर्च है, उसका रिसोर्स पर्सन ढूंढना, किसको बुलाना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें तो पूरी रिसर्च हो जाती पूरा। तो वो मेरे लिए बहुत एक बड़ा लर्निंग प्रोसेस था और मेरा ख्याल है कि करीब 350 से भी ज़्यादा एपिसोड्स उसके किए हमने, क्योंकि 135 एपिसोड तो मन की बात के हो गए हैं। तो ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मेरी लाइफ का रहा। मैं 2022 में मैं दरअसल रिटायर हुआ अच्छा आकाशवाणी से, लेकिन उस समय ऑफिस ने, मेरे सीनियर ऑफिसर्स ने, सीईओ सर और जो भी थे, उनकी इच्छा थी कि मैं कंटिन्यू करूं अलग रोल में, लेकिन काम यही करूंगा। मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं नौकरी आगे करूं और ज़्यादा। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मन की बात का ये जो आप कर रहे हो पोस्ट बॉक्स, इसको आप कंटिन्यू करो। तो वो मैंने किया, आगे भी किया। 2024 में जब जनरल इलेक्शंस डिक्लेयर हुए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा, प्रधानमंत्री जी उस समय 2-3 महीने के लिए नहीं करते हैं मन की बात, तो वो ब्रेक हुआ। तो ब्रेक के बाद फिर मैंने भी ब्रेक लिया। मैंने कहा मेरे लिए थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि कंस्ट्रेंट्स, मेरे पास टाइम कंस्ट्रेंट का है ही है, लेकिन अदरवाइज बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है क्योंकि बाकी काम मेरे पास स्टेज के जो मेजर इवेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं बैक टू बैक, तो टाइम नहीं निकल पाता जी। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम आपका रहा दिल ही तो है, उसके बारे में कोई अच्छी सी याद हो? अरे वो तो बहुत प्यारा प्रोग्राम था, बहुत अच्छा था। मुझे लगता है कि टाइम मिले तो आपको वो भी फिर से करना चाहिए, क्योंकि हम गाड़ी रोक रोक के वो आपका प्रोग्राम सुनते थे कि हाँ ये सुन ले, उसके बाद कहीं आगे बढ़े। उसका कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा था। राजीव शुक्ला जी थे जब डीडीजी वहाँ पे दिल्ली स्टेशन के, तो उनका ये था कि एक इनफॉर्मल सा, जैसे एक मुझे याद है उन्होंने कहा कि जैसे अब अगर हम बनारस की बात करें तो चाय की गुमटी पे सामने जो बेंच रखी होती है, 2-3 दोस्त बैठे बातें कर रहे हैं चाय पीते हुए, इससे कुछ माहौल में बातचीत हो, कोई फॉर्मल कुछ नहीं होगा। तो वो मेरे दिमाग में बात थी, तो उसी ढंग से उस चीज़ को हमने करना शुरू किया। फिर उसमें लिसनर्स की इन्वॉल्वमेंट बढ़ती गई। हम उनसे मंगाते थे कि आप बताइए आप क्या चीज़ें हैं जो आप बात करना चाहते हैं, इसमें किन चीज़ों को लेकर बात करना चाहते हैं। कई बार रिपीट करते थे, जैसे मुझे याद है कि कभी किसी ने भेजा या कई लोग भेजते थे कि आप ना इस बार स्वच्छता के ऊपर ज़रूर बात कीजिएगा। तो मैं कहता था ये तो आप जानती हैं कि स्वच्छता हमें रखनी चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। तो उनका कहना था कि नहीं, आप कहते हैं और आप बताते हैं या चर्चा करते हैं, कन्विक्शन है आपके बताने में। तो वो कहते हैं उसका हमें लगता है कि उसका प्रभाव पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। तो ये उनका एक भरोसा जो था, मैं सुनती थी ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था वो प्रोग्राम। और एक और चीज़ मैंने नोटिस की है कि जैसे जब कोई आकाशवाणी से जुड़ता है ना, तो वो प्रैक्टिस करते करते उनका एक आकाशवाणी वाला टोन फिक्स हो जाता है, जो आपने कैसे अंडू किया, क्योंकि आप बहुत नेचुरल और बहुत खुश साउंड करते हैं ऑन एयर। ये चीज़ मैंने भी नोटिस की थी। मैं सुना था, लोगों से सुनता रहता था कि अच्छा यार आकाशवाणी या रेडियो के बहुत सहज लगती है आपकी बात। रेडियो के अनाउंसर है तो मतलब एक ही फ्लैट मोनोटोनस एक पिच होगी उनकी, उसी पे बात करते होंगे। मैं इस चीज़ को शुरू से तोड़ना चाहता था। तो जालंधर में ज्वाइन किया जब मैंने रेडियो में, तो वहाँ कॉन्शियसली मैंने इसके लिए एफर्ट किया और वहाँ मैंने सारे फॉर्मेट पे, जैसे स्टोरी टेलिंग पे, मैं अनाउंसर की ड्यूटी मैंने वहाँ भी 6 महीने की विविध भारती में, और एक देश पंजाब उर्दू चैनल होता था उस पर भी मैंने की, जो पाकिस्तान तक सुनाई देता था। तो उसका पर्पज़ ये था, ड्रामे में मैंने वहाँ पे काम किया, फीचर्स में काम किया, दूरदर्शन पे भी मैंने फीचर्स होस्ट किए, इंटरव्यूज़ लेना शुरू किया। तो अलग अलग फॉर्मेट में काम करने की कोशिश जब मैंने की, एक तो वो चीज़ हुई। दूसरा, मैं चंडीगढ़ जब आया उसके बाद ट्रांसफ़र होके, तो वहाँ मैंने, क्योंकि मैंने जालंधर से अप्लाई किया हुआ था एक न्यूज़ रीडर के लिए, तो न्यूज़ रीडर चंडीगढ़ में, खैर उसमें रेगुलर के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ,
लेकिन कैजुअल न्यूज़ रीडर में मेरा उन्होंने पैनल पे मेरा नाम रखा, तो वहाँ मैं 6 महीने नहीं करीब 5-6 साल न्यूज़ पढ़ता रहा, प्रादेशिक समाचार। वो मैं अपनी ड्यूटी के अलावा करता था, क्योंकि वो ड्यूटी ऑफिस का ये था कि आप ड्यूटी के अलग कर लो आप, लेकिन ये कि आपकी ड्यूटी वहाँ नहीं लगेगी। तो वो मैं अलग से करता रहा। मेरा सिर्फ ये था कि मैं अलग अलग फॉर्मेट में काम करेंगे, एक तो सीखने का मौका मिलता है, दूसरा आप टाइप्ड नहीं होते हैं। इसी चक्कर में मैंने चंडीगढ़ में थिएटर की शुरुआत की, सिर्फ सीखने के लिए। और वहाँ लकीली तब मैं न्यूज़ में कवरेज करता था, तो एक वर्कशॉप एनएसडी की हो रही थी चंडीगढ़ में। उसमें अंकुर जी जैसे लोग, बीएम शाह जैसे लोग, इस तरह के बड़े बड़े मतलब प्रख्यात रंगकर्मी आए हुए थे, तो मैं कवरेज के लिए गया था। तो वहाँ भी जब वो एड्रेस कर रहे थे ऑडियंस को, तो उन्होंने 2 ऐसे स्पीकर थे, सुब्बाराव जी और अंकुर जी, कि ये मेंशन किया कि देखिए अगर थिएटर में आप काम कर रहे हैं तो आपकी रेडियो के अनाउंसर की तरह की आपकी पिच और टोन नहीं होनी चाहिए, और रेंज, आपको रेंज को बढ़ाना पड़ेगा, आपने उसमें उसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, कम ज़्यादा कैसे, कहाँ उतार चढ़ाव, क्योंकि वो तो फिर मुझे मेरे दिल को लगी, तो कॉन्शियस एफर्ट किया आपने। लगी, और मैंने खत्म होते ही मैंने अंकुर जी से कहा कि सर मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ। कहते आ जाओ कल सुबह से 5 बजे से। तो अगले दिन मैं रात को ही जाके छुट्टी की एप्लीकेशन डाली और अगले दिन सुबह से ज्वाइन किया। तो 15 दिन की वर्कशॉप। अब वो थिएटर की वर्कशॉप की, तो थिएटर शुरू हो गया इस वजह से। थिएटर में आगे बढ़े तो जाके कुछ सीरियल, कुछ फिल्में, ये सब एक टीवी आगे सीरियल फिल्में भी किया आपने? फिल्में की काफी सारे किए। तो आगे जाके मैंने ब्रेक लगाया, क्योंकि डेली सोप जब शुरू हुए कि 24 दिन शूटिंग करनी है 25 दिन महीने में, तो मेरे लिए मुश्किल होता था। बॉम्बे में जाने की मेरी इच्छा नहीं थी, तो मैंने फिर वो अपने को फोकस किया सिर्फ स्टेज एंकरिंग तक जी। क्योंकि तो बाकी चीजें तो बाकी लोग कर रहे हैं, लेकिन जिस लेवल की स्टेज एंकरिंग आप करें वो मेरे ख्याल से देश में आप अकेले ही हैं, वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हैं। मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ, लेकिन हाँ, एक प्राथमिकता लोगों की, ऑर्गेनाइजर्स की, या जो भी सरकारी उस लेवल पे काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सरकारी में जितने टॉप लेवल के प्रोग्राम्स हैं उसमें शायद सिर्फ और सिर्फ आप ही एंकर करते हैं। देखो आप उसके लिए ना निश्चित रूप से कमी है, मैं कहूँगा। और लोग होने चाहिए, क्योंकि बहुत बार मैं हर जगह नहीं हो पाता, और मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी को मना करना पड़ता कि नहीं मैं तो अभी बिजी हूँ तो इसलिए यहाँ नहीं आ सकता। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और कि आपको क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। एक विजडम आपके अंदर पैदा होनी चाहिए, एक समझ पैदा होनी चाहिए, विवेक जो शब्द है ना वो पैदा होना चाहिए, तब कहीं जाके, और फिर अनुभव उसमें चीज़ों को ऐड ऑन करता जाता है, तो तब जाकर कहीं आप एक स्टेज पर आते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का मंच हो, राष्ट्रपति जी का हो, या उस लेवल के जो और दूसरे मंच है मान लीजिए, वहाँ कोई रिस्क नहीं लेता। ट्रस्टेड एंकर चाहिए, उनको पता है कि ये ठीक करेंगे, अच्छा करेंगे, उन्होंने देखा सुना है, तभी वो आपको बुलाते हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप नीचे से, अब मैंने कहीं हॉस्टल से पड़ेगा, क्योंकि हॉस्टल से शुरुआत की, छोटी सी यूनिवर्सिटी, फिर छोटे मोटे कार्यक्रम करते 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 एक पूरी जर्नी रही है। तो आप ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 4-6 प्रोग्राम किए उसके बाद सीधे प्राइम मिनिस्टर का कार्यक्रम। तो इतने बड़े हाई लेवल पे जाके एंकर ही एकदम ऑ में आ जाए और ब्लैंक हो जाए, बिल्कुल ऐसा होता है, और गड़बड़ होती है, फिर उसके बाद उसको आगे के लिए रास्ते बंद हो जाते हैं उसके। तो आप जब स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हैं ना, तो आपकी एक स्थायित्व रहता है, आपको कॉन्फिडेंस भी रहता है, और लोगों को भी आपके ऊपर कॉन्फिडेंस रहता है। अच्छा, सूरजकुंड मेला में आप 20 साल से ज्यादा हो गए एंकरिंग करते हुए। मैं जब चंडीगढ़ में था तो सूरजकुंड मेला खैर बहुत पुराना है, वो तो सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग के लिए या एक दिन के लिए हरियाणा दिवस होता था, उसमें जाता था। फिर मैं लखनऊ चला गया था उसके बाद, तो वहाँ कमिश्नर थी टूरिज़्म में, बाद में चीफ सेक्रेटरी भी बनी हरियाणा की। वो बहुत मानती हैं मुझे अभी भी, छोटे भाई की तरह। तो उन्होंने मुझे बस बुलाया। उस साल से वो इंटरनेशनल लेवल का मेला डिक्लेयर हो गया था। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू इधर आ जा, सूरजकुंड 15 दिन यहीं करना है, यहीं रहना है। मैं आ गया, बोरिया बिस्तर उठा के, मतलब 15 दिन वहाँ होटल राजहंस उनका वहीं पे रहने का व्यवस्था वगैरह कर देते हैं, तो मैं 15 दिन वहाँ रह के करने लगा। बल्कि मैं जब गया तो मैंने कहा मैं पूरे दिन कहाँ से करूँगा, फिर शाम का भी मेन इवेंट्स होते हैं आपके, तो इतना तो नहीं। बोले जितना हो सकेगा कर लेना, बाकी हम किसी और को भी करेंगे। पर मुझे इतना मजा आने लगा धीरे धीरे। और लोग इतना वेट करते थे, है ना, कि अब मैं दोपहर में लंच के बाद लंच किया, उसके बाद मैं रेस्ट करने चला जाता था, फिर शाम को आता था, लोग कहते थे हम तो ढूंढ रहे थे आप कहाँ हैं। तो फिर मुझे लगा यार अपना सुख दुख छोड़ो, जनता का प्यार मिलता है तो अपने आप थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट कर लेते हैं, अपना आराम छोड़ो जी। आप 15 दिन के लिए भूल जाओ कि आपको रेस्ट करना है, सोना है, क्या करना है, करो। और इतना मजा आता है, जहाँ
35-40 देशों के लोग आते हैं, आर्टिस्ट आते हैं। आप ये देखो कि, और हमारे फोक आर्टिस्ट होते हैं, ट्राइबल आर्टिस्ट होते जी। हैं, वो एक दूसरे की भाषा नहीं जानते, जी। पर एक दूसरे से बिछुड़ते हैं तो रोते हुए बिछुड़ते हैं। मैं वो सीन मुझे भूलता नहीं। और एक बार एक छत्तीसगढ़ के ग्रुप था, महिला थी, उसकी इजिप्ट के आर्टिस्ट ग्रुप के साथ उसकी दोस्ती हो गई, 2-3 महिलाएं थी, बहुत बहुत ही इमोशनल सी बॉन्डिंग हो गई। अच्छा। जब वो चले गए तो एक एरोप्लेन जा रहा था, तो वो चौपाल में कहती, वो एरोप्लेन जा रहा है, उसमें मेरी दोस्त जा रही है। ऐसे ही इतना कनेक्ट, एक कनेक्ट इतना जबरदस्त था। एक आखिरी सवाल है कि आपने गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी भी पढ़ी है आकाशवाणी के लिए, आपकी क्या लर्निंग रही और क्या मैसेज आप हमारे लिसनर्स को देना चाहेंगे? गांधी जी के सत्य के प्रयोग का एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अपने लिए आप सच्चे रहो, खुद के लिए सच्चे रहो। दरअसल मुझे लगता है कि हम खुद के साथ ही बेईमानी ज़्यादा करते हैं जब हम दूसरों के साथ बेईमानी करते हैं। यानी हम अपने जो हम हैं, हम अपने को ना तो जानते हैं, ना पहचानते हैं, ना एनालाइज करते हैं, ना हम समझते हैं। गांधी जी ने जिस मतलब निर्दयता, मैं कहूँगा कि जिस निर्दयता से उन्होंने अपनी कमियों को लोगों के सामने रखा है सत्य के प्रयोग में, उतनी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए आपके अंदर। और उनकी लर्निंग में बहुत सारी चीज़ें देखो, आप लियो टॉल्स्टॉय, आइंस्टीन, रस्किन, ये सब उनके रोल मॉडल्स रहे हैं और उनके अपने टीचर रोल मॉडल रहे हैं अलग अलग फील्ड के लिए, चाहे वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हो उनका या पॉलिटिकल हो। गोपाल कृष्ण गोखले उनके पॉलिटिकल गुरु कहे जाते हैं। तो एक अलग अलग स्ट्रीम में उन्होंने इतना कुछ दिया है, सीखा है, अनुभव किया है, उसको जिया है और दिया है। वो कुछ ऐसा नहीं देते कभी जो वो खुद नहीं कर सकते या खुद नहीं सोच सकते उसके बारे में। तो इसलिए ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो जो उनका अहिंसा का, मान लीजिए अहिंसा के अलग अलग स्तर पे आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। अब देश तो अहिंसक नहीं हो सकता क्योंकि देश को अपनी रक्षा सुरक्षा करनी है, लेकिन व्यक्ति को और समाज को अहिंसक होने के लिए व्यक्ति को होना चाहिए, समाज को कोशिश करनी चाहिए। तो उसके अलग अलग स्तर हो सकते हैं, लेकिन जो ट्रूथफुलनेस है टू सेल्फ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ होनी चाहिए। और मैंने तो कई बार पढ़ा उसको, पूरी सीरीज उसकी की, और मुझे लगता है कि वो बहुत एक लर्निंग प्रोसेस है इंसान के लिए भी, बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है। जैनेंद्र जी, आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए और इतने अच्छी तरह से आपने ये जर्नी शेयर की है ना, कि सच में अगर कोई अच्छे लेवल का एंकर बनना चाहता है ना, तो आपकी आज की बातचीत सुन के उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बस थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत धन्यवाद नीति, और जो बनना चाहते हैं, आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। मेरा एक मंत्र है कि आप पहले डिज़र्व करें, फिर डिज़ायर करें। आप पहले देखें कि आप, क्योंकि ईश्वर ने दिया सबको बहुत कुछ है, बहुत कुछ मतलब कुछ ना कुछ ऐसा दिया है जो बहुत है, लेकिन हम उसे हम समझ नहीं पाते हैं बहुत बार। तो हमें लगता है कि ये मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, ये नहीं हो पा रहा है। आप पहले एनालाइज करें, आत्ममंथन करें, समझें, जानें। इसके आगे आपको सफलता की बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी है। तो डिज़र्व करना ज़रूरी है, समझना यानी कि आप क्या डिज़र्व करते हैं, फिर उसको आप उसके लिए कोशिश करें और पैशनेटली करें, और संयम और धैर्य ज़रूर रखें आत्मानुशासन के साथ, तो सफलता ज़रूर आपके कदम चूमेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और हम जल्द आपसे मिलेंगे। इजाज़त दीजिए आरजे नीति को। नमस्कार।